प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी आरोह के पाठ जो कविता है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है, वे आँखें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पंत जी बेटा प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। उनकी कविता प्रगतिशील कविता है जो शोषित और किसान की दीनता, करुणा और पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों और स्वाधीन समाज के किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार को रेखांकित करती है। तो आज का जो किसान है बेटा, वो गुलाम ना होकर स्वतंत्र है, परंतु उसे भी जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों को सहन करना पड़ता है। तो सुमित्रानंद जी के बारे में हम पढ़ेंगे इस अपनी वीडियो में। सुमित्रानंदन पंत जी तो थे, उन्होंने कहा था बेटा, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो वो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। तो ये जो है पल्लव की भूमिका लिखते समय उन्होंने कहा था कि हमें कैसा करना चाहिए, यानी स्वर, हमारी जो कविता होनी चाहिए उसमें स्वरों की लयबद्धता होनी चाहिए। जैसे सेब होता है, उसकी रस जो है वो हमारे शरीर को जो है क्या करती है, हमें जो स्फूर्ति प्रदान करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। तो इसी तरह से कहते हैं, जब वो उसकी रस की जो मधुर लालिमा है हमारे भीतर जब चली जाती है, तो वो रस हमारे अंदर समाने से क्या होता है, उसकी एक लालिमा की झलक हमारी जो है बाहरी जो शरीर है उस पर देखने को भी मिलती है। तो इसी तरह से हमें कहता है कविता का भी निर्माण करना चाहिए। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो थे बेटा, उनका मूल नाम गोसाई दत्त था। उनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन आदि हैं। सम्मान, यानी इन्हें जो है अपनी रचनाओं के कारण सम्मानित किया गया था। कौन सी रचनाओं से? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण अलंकार से इनको सम्मानित किया गया था। और इस महान विभूति ने इतनी रचनाओं में अपना योगदान देते हुए सन 1977 ईस्वी में जो है ये महान विभूति परमात्मा में विलीन हो गई थी। तो एक जो है हमने महान विभूति को समय कहते हैं खो दिया था। तो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं और हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। और उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का एक दस्तावेज, एक प्रमाण है। तो इनकी आरंभिक शिक्षा बच्चों कौसानी के गांव में और इनकी उच्च शिक्षा हुई थी बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और उसके बाद इनका जो था प्रभाव किस तरफ हो गया था, इनका स्वतंत्र लेखन की तरफ जो है रुझान हो गया था। तब इन्हें स्वतंत्र रूप से अपना लेखन कार्य शुरू किया। तो प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज, यानी जो नेचर था, उनका स्वभाव था, वो कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। और आरंभ की कविताओं में जो उन्होंने कविता की रचना की थी वो छायावादी कविताएं लिखी थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जो हैं जैसी कविताएं इन्होंने लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी इन्होंने लिखी। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। तो रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। तो पंत जी थोड़े बेटा प्रगतिशील थे, यानी शोषक और शोषित समाज से ऊपर उठकर उनकी भावनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान देते थे।
पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, यानी इनकी रचनाएं जो होती थी वो मनुष्य को स्वाभाविक ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। तो इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उससे स्वयं पंत चित्र भाषा और बिंबात्मक भाषा, अर्थात उसको देखते ही हम चित्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के वाद विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। तो हर एक व्यक्ति की किसी न किसी में रुचि होती है, तो वो जो है खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखते थे और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का उन्होंने समर्थन किया है। तो प्रस्तुत कविता है बेटा जो वे आंखें। उसमें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है और इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग्य या प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है और दुखद बात, सबसे बड़ी दुख की यही बात है कि स्वाधीन भारत में, यानी हम अंग्रेजों के अधीन ना होते हुए स्वतंत्र होने के बावजूद भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। तो कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परत को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की जो वर्गीय चेतना है उसका एक खाका प्रस्तुत करती है, उसका एक ढांचा जो है हमें दिखा रही है। तो सबसे पहला जो है इसका पद्य है बेटा, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि किसान को देखकर कवि का हृदय जो है एकदम क्या हो जाता है, उसको देखकर उसकी दयनीय दशा हो जाती है कि ये किसान जो पूरे जो है संसार के लिए अन्न का जो है अन्न उपजाता है, अन्न का जो है उसका क्या करता है, उसकी खेती करता है। तो कहता है उस शोषित किसान की दशा और समाज जो है उसके प्रति कैसा व्यवहार करता है उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा कहते हैं बेटा गुफा को, और कहता है सरीखी यानी समान, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण कहते हैं अत्यधिक, दैन्य यानी दीनता भरी हुई है उनके अंदर, दैन्य दुख का नीरव रोदन, रोदन कहते हैं रुदन को, ठीक है। तो कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, कवि शोषित किसान के बारे में बताता हुआ उनसे कहता है कि उनकी आंखें अंधकार की गुफा के समान है। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम नहीं लेता, उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में भी दुख और पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं उनकी ऐसी दशा को देखकर कवि का मन में एक भय होता है, उसका हृदय जो दुखी हो जाता है कि शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे हुए अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, तो जिसका कोई अंत होता हुआ उसको दिखाई नहीं देता। तो आज तो वो किसान क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, और इसी स्वाधीनता का गर्व जो है उसकी आंखों में भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो कहता है कि आज वो किसान क्या है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो स्वतंत्र हो गया है। और इसी स्वाधीनता गर्व अभिमान वो किस में भरा हुआ है बेटा, उसकी आंखों में भरा हुआ है। तो कहता है परंतु उसकी दशा में उसे कोई भी सुधार नहीं है, क्यों, क्योंकि छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका, क्योंकि संपूर्ण संसार के जो लोग हैं उसकी पीड़ा को दूर करने की बजाय उसको क्या करते हैं, उस दुखों की बहती हुई धारा में छोड़कर किनारे की भांति, कगार सदृश का अर्थ है किनारे की भांति जो है वो दूर खिसक गए हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि संसार जो है उसी प्रकार दूर खड़ा हो गया जैसे किनारा बहती धाराओं से अलग और स्थिर खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा, लह लहाते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो इसमें कवि कहता है देखो जमींदारों के शोषण को सहन करता है कौन, किसान, और उस किसान की जो दशा है देखो कितनी दयनीय हो गई है, उसके बारे में बताते हैं कि कवि किसान की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि जिन खेतों को क्या करता है,
वे खेतों दृगों को हुआ बेदखल। अब जिन खेतों को वो बड़े प्यार से, बड़ी कोशिश से अपना खून पसीना एक एक करके सींचता था, उनसे अब उसको क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। अब तो उन लहलहाते खेतों का सपना ही उसके आंखों में रह गया है। लहलहाते खेतों की फसलों के, कहता है कि उसके क्या हो गया है, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। कहते हैं कि जिन फसलों के तिनके तिनके में किसान के खुद के जीवन की हरियाली झलकती थी, किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी लहलहाती जो फसलें थीं उनको देखकर वो फूला नहीं समाता था। जिन फसलों से वो खुशी का अनुभव करता था, वो आज क्या हो गई है, स्वप्न मात्र बनकर रह गई है। क्या हो गई है बेटा, वो आज स्वप्न मात्र बनकर रह गई है। आँखों ही आँखों में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कहते हैं जिन फसलों को देखकर उनकी आंखों में क्या होता था, खुशी का अनुभव होता था, आज वो क्या हो गया है, एक स्वप्न की तरह ही रह गया है। ठीक है, तो किसान का वो बेटा जो आँखों की, कहते हैं उसकी आँखों का तारा था, जो उसकी आँखों का तारा हुआ करता था, आज उसकी छवि किसानों की आँखों में घूमती रहती है। कि जो निर्दयी लोग हैं, कौन से, जो जमींदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका शोषण करता है और गया जवानी में हमारा, और उन्होंने क्या किया, उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। तो उस बेटे का चित्र भी कहता है उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तो कहते हैं उसकी सूनी दैन्य से भरी आंखों में वो जो है वो उसको छिपाए हुए हैं। उसके बाद है बेटा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह पुरक हुई बर्दों की जोड़ी। तो इसका अर्थ क्या है बेटा, कहता है कि जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, जमींदारों की मार को झेल रहे हैं। तो कवि ने यहाँ शोषित किसान की जो है शोषक जमींदारी का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया है, उनकी जमींदारी का वर्णन किया है। क्या कि शोषित किसान की शोषक जो है वो जमींदार के द्वारा जो भयंकर दशा का, दारुण दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। जमींदार ने क्या किया है, किसान से अपने रुपये वसूल करने के लिए उसको घर को भी बिकवा दिया, ब्याज की कोड़ी कोड़ी जो है उसने क्या की, वो भी नहीं छोड़ी, उसको भी वसूल करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो कहते हैं उसने तो किसान की बैलों की जोड़ी को भी, बर्दों की जोड़ी का अर्थ है बैलों की जोड़ी, उस बैलों की जोड़ी को भी, कुर्क का अर्थ होता है नीलामी, कुर्क का क्या अर्थ होता है, नीलामी। तो उसकी भी क्या करवा दी उसने, बैलों की जोड़ी की भी नीलामी करवा दी। तो उन बैलों की याद कहते हैं वो भी उसकी आंखों में हमेशा चुभती रहती है। तो कहता है उजरी उसकी सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती है, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। कहता है उजरी जो गाय थी बेटा, उसकी सफ़ेद प्यारे रंग की उजरी गाय थी, उसको भी वो खोल कर ले गया है। पास दुहाने, वह गाय जो किसान के सिवा यानी किसी को भी अपने पास दुहाने के लिए यानी किस के लिए अपना दूध जो है दुहने नहीं देती थी, आज वह जमींदार और महाजन की भेंट चढ़ गई है। तो किसानों का सुखों से भरा हुआ संसार क्या हो गया बेटा, अब उजड़ गया है, और अब उसे अपने सुखी संसार की यादें जो हैं किसान की आंखों में नाचती रहती हैं। तो कहते हैं कि वो अपने पुराने जो क्षण हैं, ठीक है, पहले जो यादें हैं उनको हमेशा याद करता रहता है। बैलों की जोड़ी की उजरी गाय की याद आते उसकी आंखों में जो करुणा और पीड़ा के भाव उभर जाते हैं। तो बेटा देखो इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति, प्रकाश और प्रश्न अलंकार का प्रयोग है, और खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बेटा आज हम इसका भाग 1 जो है इसमें पढ़ते हैं, इसके बाद हम इससे अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बच्चों? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।